और कैसे हो दोस्तों। आज हम ज्योग्राफी स्टार्ट करने जा रहे हैं। ज्योग्राफी में देखो पता ही होगा कि बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं और उसमें भी ज्योग्राफी हमारी डिवाइडेड है वर्ल्ड ज्योग्राफी में, इंडियन ज्योग्राफी में, फिर इकोनॉमिक ज्योग्राफी में। ठीक है, तो ऐसे में क्या करना है कि हम पहले स्टार्ट करेंगे। ये वाला जो पोर्शन है ये है हमारा फिज़िकल ज्योग्राफी का। ठीक है, ये मेरे क्लास नोट्स ही हैं। तो क्लास नोट्स को ये टोटल 41 पेजेस है। तो मैंने टाइम कैलकुलेट किया है कि हर पेज को पढ़ने में एटलीस्ट 5 मिनट लगेगा। फास्ट रिविजन करने में, मतलब फास्ट रीडिंग करने में भी 5 मिनट तो लग ही जाएगा, क्योंकि 2 पार्ट्स में ये नोट्स डिवाइडेड है। ठीक है, तो मतलब 41 इंटू 5 अप्रॉक्सीमेटली 205 मिनट्स लगेंगे उसको। मतलब अगर आवर्स में कैलकुलेट किया जाए तो 4 घंटे के अप्रॉक्स लगेंगे। ठीक है, तो मतलब मैं स्टार्ट कर रही हूँ 10 बजे से, करेक्ट देखती हूँ ये कितना जल्दी हो जाता है। ये एक हिसाब से कि जल्दी जल्दी बस मेरे को फास्ट रीडिंग में फर्स्ट रिवीजन कर लेना है। ठीक है, तो आप लोग भी ऐसे फॉलो कर सकते हैं। आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं कि आप चाहें तो ये वीडियो भी देख सकते हैं, वरना अपना जैसे कि हम रिकॉर्डिंग करते हैं उसमें अपना फास्ट रिवीजन करके ऐसे कर सकते हैं। जिसको दिक्कत होती है वो ऐसे कर सकता है। ज्योग्राफी का तो सबको पता ही है कि पहले एक बार बता देती हूँ ज्योग्राफी का सिलेबस, क्योंकि हर दिन मैं ऐसे कवर करूँगी वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इकोनॉमिक ज्योग्राफी, फिर जो पोर्शन लेफ़्ट ओवर रहेगा फिर वो वाला। ठीक है, जिस पेपर 1 में आता है ज्योग्राफी वाला, पहला क्या है, सिलेंट फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी। ठीक है, ये वो नहीं है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस द वर्ल्ड इंक्लूडिंग साउथ एशिया एंड द इंडियन सब कॉन्टिनेंट। फिर क्या है, फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर द लोकेशन ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी सेक्टर इंडस्ट्रीज इन वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इंक्लूडिंग इंडिया। ठीक है, इंपॉर्टेंट जोग्राफिकल फिनोमिना सच एज अर्थक्वेक, सुनामी, वोल्केनो एक्टिविटी, साइक्लोन्स, ये सब इसमें आएगा। ये वाला हमारा इंडियन जोग्राफी का पार्ट है। जोग्राफिकल फीचर्स एंड देयर लोकेशन, चेंजेस इन क्रिटिकल जोग्राफिकल फीचर्स इंक्लूडिंग वाटर बॉडीज एंड आइस कैप्स एंड इन फ्लोरा एंड फाउना एंड द इफेक्ट ऑफ सच चेंजेस। ये तो हो गया पूरा ज्योग्राफी का सिलेबस। अब हम ज्योग्राफी स्टार्ट कर देते हैं। 10 तो हो गया है। ठीक है, क्योंकि हमें 4 घंटे में इसे वाइंड अप भी करना है, तो देख पाऊँगी कितनी देर में होता है। और आप चाहें तो इसको फास्ट में देख लेना। ठीक है, तो आपका तो 2-2.5 घंटे में अप्रॉक्स हो जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। तो मतलब इसमें क्या क्या सोर्सेज देख लो। अपना क्लास नोट्स है हमारे, मैपिंग हमने कवर कर रखी है, करेंट साइट्स जो भी न्यूज़ में थी, और एटलस मतलब वही है हमारा ब्लैकेस्ट मैप, और येलो बुक मतलब हमारी बाजीराम की येलो बुक होती है, उसके भी टॉपिक्स इसमें इंक्लूडेड है जो जो हमें क्लास में बताए गए थे। चैप्टर है हमारा जियोमॉर्फोलॉजी। टॉपिक बेसिक्स ऑफ ज्योग्राफी, स्टडी ऑफ अर्थ सरफेस एंड रिलेशनशिप बिटवीन मैन एंड मैन and environment. Study of Earth's surface as a home of man. Earth's surface consists of two: first natural landscape, second man-made landscape. ठीक है, तो ये वाला ऐसा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फर्स्ट नेचुरल लैंडस्केप क्या होता है, ये आता है हमारा फिजिकल ज्योग्राफी के अंदर। अब ये 3 तरीके के होते हैं। नेचुरल लैंडस्केप पता है, एक लैंड होती है, भूमि हमारी, वाटर पानी, और एयर क्लाइमेटोलॉजी, इसका वो भी बता दिए। लैंड हमारा जियोमॉर्फोलॉजी, वाटर ओशियनोग्राफी, और जियोमॉर्फोलॉजी, ओशियनोग्राफी, एयर क्लाइमेटोलॉजी। अब बायोस्फीयर हमारा क्या आता है, ये मतलब ये तो सबका ही पार्ट है, लैंड, वाटर और एयर तीनों का ही पार्ट है। और एंथ्रोस्फीयर आपको पता है ना कि जो मैन मेड चीज़ें होती हैं वो एंथ्रोस्फीयर होती हैं। ठीक है, एंथ्रोस्फीयर अब देख लो, एंथ्रोस्फीयर का वो भी दे रखा है, डेफिनीशन भी दे रखा है। एक सेकेंड रुकना, ये ले लूँ ताकि आसानी से। एंथ्रोस्फीयर, इन्वायरमेंट क्रिएटेड बाय मैन एंड नाउ इट इज़ इंक्रीजिंग विद मैन with way man dominating. It remains at the top always when any other sphere. अब बायोस्फीयर क्या है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोस्फीयर सबको पता ही है कि बायोटिक और एबायोटिक होता है। फिजिकल इन्वायरमेंट एंड इनबायोटिक एंड सपोर्टिंग पर्टिकुलर। ठीक है, सेव टू फाइल्स, एक सेकेंड रुक जाना। ठीक है, फिजिकल इन्वायरमेंट इज बायोटिक एंड सपोर्टिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, एंड दिस टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फाउना आर बायोटिक एंड सो कॉल्ड बायोस्फीयर।
ठीक है। बायोस्फीयर में दोनों बायोटिक और बायोटिक मतलब जो हमारे लिविंग है, और एबायोटिक हमारे जो नॉन लिविंग है। फिजिकल इन्वायरमेंट इज़ एबायोटिक, पता है फिजिकल इन्वायरमेंट हमारा लिविंग तो है नहीं, है ना, नॉन लिविंग है। सपोर्टिंग पर्टिकुलर टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फाउना, एंड दिस टाइप ऑफ फ्लोरा एंड फाउना आर एबायोटिक, सॉरी फ्लोरा एंड फाउना आर बायोटिक। पता है ना कि जो पेड़ पौधे होते हैं वो हमारे क्या लिविंग है, और वही हमारा बायोस्फीयर कहलाते हैं। मैन मेड लैंडस्केप कम्स अंडर ह्यूमन जोग्राफी, मैन मेड लैंडस्केप ह्यूमन जोग्राफी के अंदर आता है। ठीक है, ये ह्यूमन जोग्राफी ये सब ना जोग्राफी के सब पार्ट्स हैं। जैसे किसी का मेन स्ट्रीम होगा जोग्राफी तो उनको पता होगा कि ये सब जोग्राफी के सब पार्ट्स होते हैं। मैन नीड एंड मेक इंटरेक्शन विद सरफेस ऑफ अर्थ, रीजन्स फॉर इंक्रीजिंग ह्यूमन नीड्स। ठीक है, फर्स्ट क्या है, पॉपुलेशन इज इक्वल्स टू डेमोग्राफी, स्टडी ऑफ पॉपुलेशन, बाइंडिंग फोर्सेस इज इक्वल्स टू कल्चरल एंड सोशल geography, language, religion, beliefs, surviving themselves by utilizing resources is equals to economic geography, primary, secondary, tertiary sectors, villages, towns, cities, settlement geography, uh, group of places of dwellings, unique identity is equals to regional geography। मतलब अगर कोई भी चीज़ यूनिक है तो एक रीजन में ही पाई जाएगी ना। ठीक है, वंस रीजन एंड डिपेंडिंग इट्स ओन रीजन कॉल्ड रीजनलिज्म, टेंडेंसी ऑफ रीजन टू रिटेन इट्स आइडेंटिटी एंड सुप्रीमेसी, जो पॉलिटिकल जोग्राफी। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है इसलिए इसको रीड कर दे रही हूँ, ये बस स्टार्टिंग है जोग्राफी की। ठीक है, एंथ्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, बायोस्फीयर, एटमॉस्फीयर कैसे एक दूसरे से सब कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है। एंथ्रोस्फीयर, ठीक है, ज्योग्राफी अप्लाइड टू फाइंड सोल्यूशन ऑफ ह्यूमन प्रॉब्लम्स एंड बैलेंसिंग रिलेशनशिप ऑफ मैन एंड इन्वायरमेंट। एंथ्रोस्फीयर समझ गया कि ना, मैन और इन्वायरमेंट के बीच में रिलेशन है कि कैसे एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट होते हैं। जैसे कि इंसान को क्या चाहिए, प्रकृति से हमें क्या चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज है, हमें सब्जी वगैरह ये सब चाहिए, है ना, उस पर ही निर्भर है, पानी वगैरह, हवा, ये सब चाहिए। और वो हम पे इतना डिपेंडेंट नहीं है, और जो पेड़ वगैरह हैं तो हम उनको यूज़ करें तो पानी वगैरह तो उनको वैसे प्रकृति भी देती है, बट आप घर पे पेड़ पौधे लगाओगे तो उन्हें तो आपको वाटर करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आप अपने यूज़ के लिए लगा रहे हो अल्टीमेटली। टुडे दिस रिलेशनशिप इज़ नोन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ सर्फेस इज द होम ऑफ मैन। ठीक है, बायो जोग्राफी देख लेते हैं। इकोलॉजी, ए बायोटिक प्लस बायोटिक इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, मोर फोकस ऑन बायोटिक। इन्वायरमेंट स्टडीज, ए बायोटिक इज इक्वल्स टू बायोटिक इज इक्वल्स टू ए, मोर फोकस ऑन ए बायोटिक प्लस बी। ठीक है, देखो इकोलॉजी में क्या होगा, ए बायोटिक बायोटिक का वो है, लेकिन फोकस किस पे होगा, बायोटिक पे, मतलब इन्वायरमेंट पे होगा। ठीक है, और इन्वायरमेंटल वाले में फोकस किस पे होगा, मोर ए बायोटिक पे होगा, अरे सॉरी बायोटिक वाले लिविंग पे होगा, और ए बायोटिक मतलब नॉन लिविंग पे होगा। अब जियोमॉर्फोलॉजी क्या होती है, जियो मतलब पता ही है अर्थ होता है, मॉर्फो मतलब हमारा स्ट्रक्चर है, तो अर्थ का जो स्ट्रक्चर है उसकी स्टडी, लॉजी मतलब स्टडी, उसकी जो स्टडी करते हैं साइंटिफिक तरीके से उसे जियोमॉर्फोलॉजी कहते हैं। एक बार डेफिनेशन देख लो, इट इज़ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंडफॉर्म्स, लैंडफॉर्म इज एनी फीचर कंपोज्ड ऑफ रॉक्स एंड नेचुरल ओरिजिन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये लिख रखा है कि, देखो यहाँ पे देखते हैं कि एच इज इक्वल्स टू रिलीफ एलिवेशन। ठीक है, रिलीफ एलिवेशन, एच इज इक्वल्स टू रिलीफ एलिवेशन, सी लेवल, बेस लेवल ऑफ कॉन्टिनेंट्स, इवेंटनेस, टोपोग्राफी, वेरिएशन ऑफ सरफेस लैंडफॉर्म, फिजियोग्राफी, वेरिएशन इन टेरेन। ठीक है, मल्टीपल लैंडफॉर्म प्रेजेंट इन वन रीजन, कॉम्बिनेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स इन वन रीजन ऑफ लार्ज एरिया। तो अब ये पहला वाला देखो, ये जो पहला वाला है इसमें पता चल रहा है ये क्या है, ये माउंटेन है, उसके बगल में जो मतलब उसकी हाइट कैसे नापेंगे, ये जो बेस है हमारा, बेस से जो लैंड है उससे उसकी जो हाइट सबसे ऊपर, ये हमारा क्या होगा, रिलीफ हो जाएगा। ठीक है, टोपोग्राफी भी एक तरीके का रिलीफ ही होता है, मतलब हाइट टाइप का ही होता है। वेरिएशन ऑफ सरफेस लैंडफॉर्म, फिजियोग्राफी, वेरिएशन इन टेरेन, मतलब टेरेन में कितना वेरिएशन होता है। ठीक है, अब लैंडस्केप क्या है हमारा, देखो मल्टीपल लैंडफॉर्म्स। अब देखो मल्टीपल लैंडफॉर्म मतलब मल्टीपल, ऐसे देखो एक ये माउंटेन है, अलग अलग हाइट के हैं, तो ये हो जाता है लैंडस्केप, अलग अलग हाइट के हैं हमारे। मल्टीपल लैंडफॉर्म प्रेजेंट इन वन रीजन, एक ही रीजन में मल्टीपल लैंडफॉर्म प्रेजेंट हो। कॉम्बिनेशन ऑफ लैंडफॉर्म इन वन रीजन आर ऑफ लार्ज एरिया। ठीक है, ये हो गया।
क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म्स बेस्ड ऑन द साइज ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स, क्लासिफिकेशन कर देते हैं, ठीक। क्लासिफिकेशन ऑफ लैंडफॉर्म बेस्ड ऑन द साइज ऑर्डर ऑफ द लैंडफॉर्म, ठीक है। फर्स्ट ऑर्डर क्या है, लार्जेस्ट फीचर्स ऑन सरफेस लाइक ओशन कॉन्टिनेंट। सेकेंड, मल्टीपल ऑर्डर ऑफ लैंडफॉर्म्स लाइक फोल्ड माउंटेन्स। वो ये फोल्ड माउंटेन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। ओल्ड फोल्ड माउंटेन्स हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थर्ड क्या है, वैलीज फ्लड प्लेन्स बेस्ड ऑन ओरिजिन और जेनेसिस, जेनेसिस के बेसिस में, ओरिजिन मतलब जेनेसिस। कूलिंग ऑफ क्रस्ट, कि कैसे हमारा क्रस्ट कूल हो जाता है तो उससे हमारा लैंडफॉर्म्स वगैरह बन जाते हैं। फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फियर, लिथोस्फियर मतलब जो अर्थ की जो लेयर होती है ना, अर्थ का जो होता है लिथोस्फियर उसे बोलते हैं, ठीक है। लाइक प्रोटो कॉन्टिनेंट, एंसेस्टर्स ऑफ टूटेज कॉन्टिनेंट। एंडोजेनिक फोर्सेज, एंडोजेनिक फोर्सेज क्या होते हैं, मतलब जो इंटरनल जो अर्थ में लग रहे होते हैं अंदर अंदर, जी, जैसे मैग्नेटिक फोर्स होगा अर्थ का, ठीक है, अंदर ही तो मतलब काम कर रहा है। दो स्ट्रक्चर्स क्रिएटेड मैकेनिज्म ऑफ इंटरनल अर्थ लाइक वॉल्केनिज्म, हाँ वॉल्केनिज्म भी अंदर ही होता है ना, तभी और बाद में ज्वाला फूटता है। कॉजेज सम स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रक्चरल इरेगुलरिटीज ऑन सरफेस ऑफ अर्थ लाइक माउंटेन्स। हाँ, एंडोजेनिक फोर्सेस से हमारा क्या बनता है, माउंटेन्स। एग्जाम्पल याद रखना है इसका, ठीक है, एग्जाम्पल मत भूलना, ये एग्जाम्पल याद रखना। लाइक क्या है, माउंटेन्स, ठीक है। अब एक्सोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस देखो, एक्सोजेनिक फोर्सेस में हमारा क्या क्या आ रहा है। एग्जाम्पल लाइक रिवर क्रिएट सम स्ट्रक्चर्स लाइक वैली, डेल्टा, प्लेन्स, वाइड क्रिएट सैंड ड्यून्स। एक्सोजेनिक फोर्सेस के भी एग्जाम्पल्स याद रखना है। एक्सोजेनिक फोर्सेस मतलब जो बाहर फोर्सेस लग रहे हैं, लाइक रिवर जो हमारी बनती हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस से बनती हैं, ठीक है। वैली, डेल्टा, प्लेन्स, ये सब एक्सोजेनिक फोर्सेस से। ऑल्सो कॉल्ड लेवलिंग फोर्सेस डिग्रेड द एग्जिस्टिंग फीचर। हाँ, जैसे हमारा मान लो माउंटेन बन गया, माउंटेन हमारा किससे बना है, एंडोजेनिक फोर्सेस से बनना है, मतलब अंदर से बाहर आ गया, ठीक है। लेकिन अब माउंटेन क्या हो जाते हैं, बहुत साल तक माउंटेन क्या उनकी हाइट कम हो जाती है, ठीक है, या हाइट उनकी बढ़ती है, तो ये क्या है, एक्सोजेनिक फोर्सेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। मेड बाय एक्सोजेनिक फोर्सेस, वो क्या कौन इफेक्ट करता है, विंड, जैसे बहुत तेज़ हवा चलना, पानी से कोई भी चीज़ क्या हो जाती है, जैसे कि मान लो कोई आपने मिट्टी का ये पहाड़ बना दिया, उसमें पानी बरसेगा तो वो थोड़ी हाइट वगैरह कम हो जाएगी ना, ठीक है, पिघलने लगेगा। मतलब इफ बोथ फोर्सेज एंडो एंड एक्सो एक्ट साइमल्टेनियसली देन दोज फोर्सेज क्रिएट अ यूनिफॉर्म लैंडस्केप ऑन लैंडफॉर्म। एक्सो यूनिफॉर्म लैंडस्केप बनाएगा अगर दोनों फोर्सेस काम करेंगे तो, ठीक है। देयरफॉर लैंडफॉर्म इज अ फंक्शन ऑफ कॉम्पिटिशन बिटवीन एक्सोजेनिक एंड एंडोजेनिक फोर्सेज, मीन्स there is unbalance between these forces, that is why landforms irregularities are being created। एंडो और एक्सो जब दोनों अनबैलेंस्ड होंगे तभी जो इरेगुलरिटीज़ लैंडफॉर्म्स के बनने में क्रिएट होती हैं वो होती हैं, ठीक है। बार बार मैं ठीक है बोल रही हूँ तो मैं खुद इरिटेट हो रही हूँ, बट वो आदत ही है शायद। एंडोजेनिक फोर्सेस आर मच फास्टर एंड स्ट्रॉगर, मतलब जो बोल रहा है कि जो अर्थ के अंदर जो इंटरनल फोर्सेस होते हैं, जो हमारा जो एंडोजेनिक फोर्सेस का जो वो एग्जाम्पल था ना, माउंटेन फॉर्मेशन, वो क्या है, रिजल्ट है हमारा, वो आउटकम है, ठीक है। एंडोजेनिक फोर्सेस के अगर एग्जाम्पल देखेंगे हम तो अंदर जो कौन कौन से चीज़ है, वॉल्केनिज्म होता है, वो एंडोजेनिक फोर्सेस का ही वो आउटकम ही है, ठीक है। तो एंडोजेनिक फोर्सेस का जो रेट होता है वो बहुत ही ज़्यादा होता है एक्सोजेनिक फोर्सेस से, ध्यान रखना ये वाली चीज़। अब देख लेते हैं यहाँ पे, ठीक। अब ये वाला देखते हैं, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, ये अरावली है। अरावली हमारे जो माउंटेन्स है ये सबसे पुराने माउंटेन्स हैं हमारे, 2.5 बिलियन ईयर्स एगो ये हमारे माउंटेन्स बने थे, ध्यान रखना, ठीक। और कुछ नया कलर लेने का मन हो रहा है, ये लेती हूँ, ठीक है। हाँ, तो 11,000 मीटर व्हेन क्रिएटेड, जब ये बने थे 11,000 मीटर के थे, ठीक है। अब क्या है, अब इसकी हाइट क्या है अरावली की, देखो गुरु शिखर 1720 मीटर प्रेजेंट। गुरु शिखर क्या है, हाईएस्ट इसकी माउंटेन रेंज होगी, ये क्या है, हाईएस्ट माउंटेन रेंज है इसकी। अरावली एक्सोजेनिक फोर्सेस रिजल्ट टुक 2.5 बिलियन ईयर्स रिड्यूस्ड हाइट।
अब क्या हो गई, हाइट इसकी बहुत कम हो गई। पहले के 11,000 मीटर थी, लेकिन समय के साथ अब 1720 मीटर है। मतलब ये बहुत ही, ये अरावली रेंज हमारी दिल्ली में प्रेजेंट है, दिल्ली में इसकी रेंज देखने को मिलती है। Exogenic forces are continuous compared to endogenic landforms in action of both forces. Landform is a function of structure, process and time. Landform देखो, कोई भी चीज़ बन रही है तो उसमें टाइम लगेगा, स्ट्रक्चर तो मतलब कुछ स्ट्रक्चर तो होगा ही उसका, ठीक है। तो ये क्या थोड़ा स्लो प्रोसेस भी होता है लैंडफॉर्म। अब स्ट्रक्चर कंपोजिशन विच इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स, कंपोजिशन रॉक टाइप होता है, माउंटेन रॉक से ही बने होते हैं। प्रोसेस एंडोजेनिक एक्सोजेनिक दोनों हो सकते हैं। टाइम ड्यूरेशन ऑफ प्रोसेस ऑफ एंडो और एक्सो, टाइम मतलब ये बोल रहा है कि प्रोसेस कुछ भी, एंडो एक्सो कुछ भी हो सकता है। व्हाट कॉजेज कॉम्प्लेक्सिटी इन लैंडफॉर्म्स, मतलब अब कॉम्प्लेक्सिटी कौन क्रिएट करता है लैंडफॉर्म्स में, तो लैंडफॉर्म्स में कॉम्प्लेक्सिटी, व्हाट कॉजेज कॉम्प्लेक्सिटी इन लैंडफॉर्म्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स। देखो, दे आर इवन टू आर नॉट आइडेंटिकल, मतलब ये बोल रहा है कि जो दो बनते हैं, दे इवन टू आर नॉट आइडेंटिकल, जो दो बनते हैं वो भी आइडेंटिकल नहीं होते। वेरिएशन इन स्ट्रक्चर, प्रोसेस, टाइम, evaluation of landform is very complex because of the result of variation in structure, process, time in any of these. Endogenic forces responsible for structure, landforms and phenomenon, जो physical phenomenon, volcano, tsunami, earthquakes. एंडोजेनिक ये बताया था ना, एंडोजेनिक जो हमारे वॉल्केनिज्म, सुनामी, अर्थक्वेक। सुनामी भी क्या, वही मून के फोर्स की वजह से होती है। तो क्या है, कुछ फोर्सेस तो एक्ट कर रहे हैं। अर्थक्वेक भी अंडर प्लेट्स जो हमारी क्या होती हैं, टकराती हैं, उससे हमारी अर्थक्वेक होता है। इट इज़ सिंपली द एक्सप्रेशन ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड कमिंग फ्रॉम इंटीरियर ओवर, दैट इज एनर्जी कैन बी एक्सप्रेस एट लैंडफॉर्म फिनोमिना। सोर्सेज ऑफ एनर्जी, सोर्सेज ऑफ एनर्जी क्या है, सोर्सेज ऑफ एनर्जी। अर्थ वॉज वेरी इरेगुलर एंड टेम्परेचर वॉज 6,000 एंड सेमी सॉलिड अर्थ दैट इज़ ब्लॉब जियोइड। मतलब अर्थ का टेम्परेचर क्या, इनर कोर का तो अभी पता है ना, 6,000 डिग्री सेल्सियस हमारा टेम्परेचर है, बहुत ही ज़्यादा होता है। कंसोलिडेशन ऑफ अर्थ, प्राइमोर्डियल मैटर मेड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सो अर्थ हैज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। इनर कोर में पता है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं इंटीरियर ऑफ अर्थ में, ठीक है, ये चीज़ तो पता ही है। अगर नहीं पता तो अभी आगे रीड करेंगे, चैप्टर में आएगा, ये उसमें पढ़ेंगे हम मनोज सर वाली क्लास में, ठीक है। मतलब टीचर्स का नाम तो आई थिंक नहीं लेना चाहिए, बट देखते हैं। कंसोलिडेट, प्राइमोर्डियल मैटर मेड ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, सो अर्थ हैज़ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स, रेडियो एक्टिविटी इन इंटीरियर ऑफ अर्थ 4.6 बिलियन ईयर्स ओल्ड, रिजल्ट ऑफ सोलर सिस्टम, प्रीमोर्डियल मैटर दैट क्रिएटेड ऑल प्लैनेट्स, एग्जाम्पल डस्ट, 97% स्टिल इज सन। अभी देखो, 3% made of planets, from sun to planet is equal to density decreases, average density of earth 5.5, temperature 6,000 degrees Celsius, initial types, initially इतना 6,000 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर था हमारा initially, after getting separated, after getting separated, ये क्या चूज़ कर लिया मैंने, नया तो चूज़ कर लिया, ये तो बहुत ज़्यादा लाइट है, ऐसे ही रुक जाओ, ये चूज़ करती हूँ। आफ्टर गेटिंग सेपरेटेड फ्रॉम सन, the outer layer started cooling and formed lithosphere, and radioactive matter decay started, so all matter started concentrated in center of earth called core आ गया ना, तो सारा मैटर क्या कोर पे कॉन्सेंट्रेट होने लगा। सो द सोर्स ऑफ एनर्जी इनसाइड द कोर कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। तो सोर्स ऑफ एनर्जी कोर में क्या होती है, जियोथर्मल एनर्जी। हीट ड्यू टू कंटिन्यूस रेडियो एक्टिविटी, अंदर क्या है, रेडियो एक्टिविटी हो रही है, उसी की वजह से हीटिंग हो रही है, ठीक है। डायरेक्शन ऑफ कूलिंग इज़ फ्रॉम सरफेस टू सेंटर। कूलिंग का डायरेक्शन क्या है, सरफेस से सेंटर की तरफ कूल होगा। एंड ट्रांसफ़र हीट ऑफ सेंटर टू अर्थ, सेंटर टू सर्कल, और हीट का ट्रांसफ़र, क्योंकि अंदर देखो इसका साइंस क्या है, अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, और हमने पढ़ा है कंडक्शन हमारा क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा हीट होती है वहाँ से लेस हीट की तरफ ट्रांसफ़र होता है। तो अंदर टेम्परेचर ज़्यादा है तो बाहर की तरफ, सरफेस की तरफ आएगा, ठीक है।
ये क्या एंडोजेनिक फोर्सेज हैं। अब पता चल गया ना, एंडोजेनिक फोर्सेज मतलब हीटिंग भी, क्योंकि टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है, अंदर से बाहर की तरफ हीट करता है। और कूलिंग क्या होती है, सरफेस से अंदर की तरफ कूलिंग होती है। एंडोजेनिक फोर्सेज आर आउटकम्स ऑफ, एंडोजेनिक फोर्सेज किसका आउटकम है, रेडियो एक्टिव, जियोथर्मल एंड हीट ट्रांसफर मैकेनिज्म। अब पता चल गया ना, ये दो की वजह से हमारा एंडोजेनिक फोर्सेज काम कर रहे हैं। पहले क्या, इनको मार्क कर लो ना, ये चीज़ ना इम्पॉर्टेंट है, इन दोनों को मार्क कर लो कि एंडोजेनिक फोर्सेज आर किसका आउटकम है, रेडियो एक्टिव, जियोथर्मल हीट का और हीट ट्रांसफ़र मैकेनिज्म, इन दोनों का। ठीक है। अब डी गैसिंग, डी गैसिंग क्या होता है, डी गैसिंग, डी गैसिंग मतलब पता ही चल रहा है कि गैस मतलब क्या हो रही हो, वहाँ से जा रही हो, कहीं पे गैस हो रही हो, वहाँ से जा रही हो। एस्केप ऑफ गैसेज व्हेन फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर occurring and gases accumulated around earth at surface and resulted formation of atmosphere. That is why this uniqueness to atmosphere, because it is internal factor of planet, not external. That is why atmosphere of even every planet is different. ये बोल रहा है कि हर प्लैनेट का जो एटमॉस्फेयर होता है वो डिफरेंट होता है, इसी वजह से होता है क्योंकि गैसेस क्या हो रही हैं, इस्केप करती हैं जब हमारा लिथोस्फीयर बनता है। ठीक है। कहीं और कहीं कहीं गैसेस एक्यूमुलेट हो रही हैं और इस्केप हो रही हैं, तो ये सब क्या है, मतलब इसी से पता चलता है कि अर्थ का एटमॉस्फेयर क्या होगा। एटमॉस्फेयर इज़ एंडोजेनिक नॉट एक्सोजेनिक बिकॉज इट इज़ रिजल्ट ऑफ रिलीज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर किसके अंदर आएगा, एंडोजेनिक क्या आएगा, ना कि एक्सोजेनिक। अब देखो, एंडोजेनिक का एक और एग्जाम्पल मिल गया, क्या है, एटमॉस्फेयर। हमें माउंटेन मिला था, हमें वोल्केनिज्म, अर्थक्वेक, सुनामी। ठीक है। अब ये क्या, एंडोजेनिक का एटमॉस्फेयर है। और एक्सोजेनिक बिकॉज इट इज़ रिजल्ट ऑफ रिलीज ऑफ गैसेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर। एटमॉस्फेयर हमारा कैसे, जो हमारा लिथोस्फीयर पता है ना, लिथोस्फीयर मतलब अर्थ की लेयर बन रही है, लेयर। ठीक है, मतलब अर्थ का सरफेस, ये समझ लो, अर्थ का जो सरफेस बन रहा था। देखो ये जो चीज़ है ना, फॉर्मेशन ऑफ लिथोस्फीयर, ये जो हमारा बन रहा है, जो हमारा लिथोस्फीयर बन रहा है, ये रॉक से ही बन रहा है ना, सब कुछ क्या है, रॉक ही तो है ना भाई। तो यही है कि लिथोस्फीयर मतलब जो बन रहा था, तो उससे जो भी गैसेस हमारे रिलीज़ हो रही थी, इसको डी गैसिंग बोलते हैं। और वही हमारा एंडोजेनिक फोर्सेस की वजह से ये हो रहा था। ठीक है। प्राइमरी एटमॉस्फेयर इनिशियली फॉर्म्ड, पहले हमारा एटमॉस्फेयर कैसा था, उसमें CO2 था, O2 था और H2 था। अब आज के एटमॉस्फेयर में कई सारी गैसेज है, O2 है, CO2 है, H2 है, N2 है एंड मैनी मोर चेंज इन्वॉल्व है, चेंजेस इवॉल्व हुए हैं। सो क्लाइमेट चेंज ऑल्सो अ रिजल्ट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ एटमॉस्फेयर। क्लाइमेट चेंज हमारा क्या है, एटमॉस्फेयर का एवोल्यूशन है। एटमॉस्फेयर एंड चेंज इन कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ह्यूमन्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेलरेट रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, नॉट द क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज नॉट द, ह्यूमन्स आर ओनली रिस्पॉन्सिबल टू एक्सेलरेट रेट ऑफ क्लाइमेट चेंज, नॉट द क्लाइमेट चेंज। ह्यूमन्स क्या है, क्लाइमेट चेंज को जल्दी जल्दी क्या, अब ये लाइन समझ में है ना, अभी पता है ना कि क्लाइमेट की क्या कंडीशन चल रही है, कि हमारा जो टेम्परेचर है +-2 डिग्री बढ़ रहा है, +1.5 तो हो ही चुका है ना। तो वही है कि ह्यूमन रिस्पॉन्सिबल होते हैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करने के, मतलब क्लाइमेट का रेट बढ़ाने के लिए। अब वो घट बढ़ दोनों सकता है, ठीक है, ना कि क्लाइमेट चेंज के लिए। क्लाइमेट चेंज अलग फिनोमिनन है, लेकिन अगर बढ़ाना घटाना ह्यूमन्स पे भी डिपेंड करता है। ठीक है। एटमॉस्फेयर O2 H2 रिलीज गैसेज 4.6 बिलियन ईयर्स की कहानी ये बता रहे हैं, 4.6 बिलियन ईयर्स की। अब देखते हैं नाउ 3.8 before present, 3.8 billion before present, O2 or H2 made cloud and rain occurred, and after cooling down of surface of earth less than 100 डिग्री सेल्सियस 1 बिलियन ईयर्स अगो। मतलब 1 बिलियन साल पहले जो हमारा अर्थ का जो टेम्परेचर था, 1 बिलियन साल पहले हमारे अर्थ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस था। हम जी सकते, हम उबल जाते हो उसमें। एंड दिस रेनफॉल कंटिन्यूड फॉर मैनी long years and water get accumulated and formed hydrosphere. Now Earth's ready to form life. Took 3 billion years from lithosphere, atmosphere, hydrosphere. 3 mechanism of heat transfer. अब ये हीट ट्रांसफ़र क्या है, एंडोजेनिक है हमारा, याद रखना। ठीक है।
ये हीट ट्रांसफ़र एंडोजेनिक है, रेडियो एक्टिव और जियोथर्मल हीट क्या है हमारा, एंडोजेनिक है, दो है हीट ट्रांसफ़र के मैकेनिज्म। रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन, ये तो सबको ही पता है, बहुत ही आसान टॉपिक्स हैं। ठीक है, अब चलो देख लेते हैं लेकिन जल्दी जल्दी से। अब क्या है, कोर हमारा 6000 डिग्री सेल्सियस से बहुत ज़्यादा गर्म होता है। हाईएस्ट डेंसिटी कोर पे ही होती है क्योंकि सारे मेटल्स वगैरह हमारे यहीं पे पाए जाते हैं। सरफेस हीट ट्रांसफ़र होगा हमारा, टेम्परेचर ज़्यादा से कम की तरफ ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, टेम्परेचर ऐसे जाएगा। और कूल डाउन ऐसे होगा। ठीक, ये बात, इतनी बात तो समझ में आ गई। कन्वेक्शन देख लेते हैं। इट इज़ मोस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर बाई विच हीट इज़ ट्रांसफर्ड बाई मटीरियल टू अनदर मटीरियल इन मूविंग स्टेट एंड मटीरियल इन मोल्टेन स्टेट। अब ये जो कन्वेक्शन होता है हमारा, वो मोल्टेन स्टेट में होता है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना। छोटे में जो हमें होता था ना, हमें कन्फ्यूजन होती थी कंडक्शन किस में होता है, कंडक्शन हमारा किस में होता है, सॉलिड चीज़ों में होता है। ये ध्यान रखा, कंडक्शन हमारा जो होता है वो हमारा सॉलिड चीज़ों में होता है, सॉलिड चीज़ों में होता है कंडक्शन। और ये हमारा होता है मोल्टेन स्टेट में होता है। एंड द मटीरियल मूविंग स्टेट एंड मटीरियल, द थर्मल कन्वेक्शन मैकेनिज्म इन रिजल्ट टू मूवमेंट ऑफ मटीरियल फ्रॉम इंटीरियर ऑफ अर्थ। ठीक है, अब कंडक्शन पढ़ लेते हैं। रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ हीट, दैट इज़, देखो कन्वेक्शन का एक और चीज़ याद रखना कि मतलब दो डिफरेंट चीज़ों में कंडक्शन ट्रांसफ़र होता है, जो कि एक रियल एग्जांपल बता दे रही हूँ जो बहुत काम आएगा आपके अभी ज्योग्राफी में हमारे, जब हम इन्वायरमेंट वाली ज्योग्राफी पढ़ेंगे। ठीक है, वो बहुत काम आएगा, उससे बहुत चंक ऑफ क्वेश्चंस उससे आते हैं, बहुत ज़्यादा मार्क्स कवर करता है वो। अब देखो हमारा क्या होता है, जैसे हमारी सूर्य की किरणें होती है, इंसुलेशन होता है, पता है ना। इंसुलेशन मतलब कि सन से अर्थ पे हीट पड़ती है और हीट धरती क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, सरफेस हमारा गर्म हो जाता है। अब क्या होता है, एटमॉस्फेयर हमारा कैसे गर्म होता है, जो सन की जो रेज़ है अर्थ में पड़ी, अर्थ से जो कॉन्टैक्ट में जो एयर है, तो वो क्या होती है, हीट ट्रांसफ़र हो रही है अर्थ से एयर में। तो अर्थ क्या है, सॉलिड है, एयर हमारा क्या है, पता है ना। ये तो एयर तो हमारा क्या है, गैशियस फॉर्म में है। तो ये सॉलिड से गैस में एयर ट्रांसफ़र होती है, ये भी ये कन्वेक्शन होता है। तो ये रियल एग्जांपल हो गया। ठीक है, कन्वेक्शन का ये वाला भी, मोल्टेन वाला भी है। ठीक है, और कंडक्शन वाला, रैपिड ट्रांसफ़र ऑफ हीट, दैट इज़ रैपिड हीटिंग एंड कूलिंग, मतलब बहुत जल्दी हीटिंग और कूलिंग हो रही हो, वो कंडक्शन के अंदर आता है। क्यों बहुत जल्दी हीट कैसे ट्रांसफ़र होगी, जब हमारे मटीरियल्स क्लोजली पैक्ड होंगे। और क्लोजली पैक्ड किस में होते हैं, सॉलिड में होते हैं। ठीक है, गैशियस में तो बिल्कुल भी बहुत ही दूर दूर होते हैं, तो गैशियस का तो कोई वही नहीं है। इट इज़ नॉट इफेक्टिव मैकेनिज्म ऑफ हीट ट्रांसफर बिकॉज अर्थ इज़ मेड अप ऑफ पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। तो ये कंडक्शन इफेक्टिव नहीं है, कन्वेक्शन हमारा अर्थ के उसमें ज़्यादा काम करता है, हीटिंग मैकेनिज्म में, याद रखना। कंडक्शन हमारा पुअर है क्योंकि अर्थ हमारा डिफरेंट चीज़ों से बना है, मोस्टली तो गैशियस है, वाटर है, सब सॉलिड थोड़े हैं। ठीक है, अर्थ इज़ हेट्रोजीनियस डिफरेंट मटीरियल्स डेंसिटी, ये देखो अर्थ हमारा क्या है, हेट्रोजीनियस है, डिफरेंट मटीरियल से बना हुआ है। ठीक है, सरफेस देख लो हमारा, ये अंदर कोर है, ये टेम्परेचर है। ठीक है, अब ये हमारा देखो देख रहे हैं कि ऐसे 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 मतलब कूलिंग हो रही है, और ऐसे 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 ये डेंसिटी की बात कर रही है कि डेंसिटी D1 D2 D3 डेंसिटी हमारी इंक्रीज़ हो रही है। ठीक है, ये सरफेस एस है, ये वाली ये सरफेस है, ये डेंसिटी की बात हो रही है, टेम्परेचर की बात हो रही है कि कैसे हमारा टेम्परेचर T45 ऐसे अंदर जाके टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हमारा बढ़ जाएगा। तो ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, छोटा सा ऐसे डायग्राम है, वो आसानी से आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, लो डेंसिटी मटेरियल इंटीरियर ऑफ द अर्थ। अब अर्थ के इंटीरियर में लो डेंसिटी मटेरियल प्रेजेंट है। लो डेंसिटी मटेरियल इंटीरियर ऑफ द अर्थ स्टार्ट्स मूविंग अपवर्ड बिकॉज ऑफ लो डेंसिटी एंड मोर डेंसिटी हैवी मटेरियल्स मूव डाउनवर्ड्स। अब ये बोल रहा है कि ज़्यादा डेंसिटी वाले जो मटेरियल्स होते हैं वो कोर में रुक जाते हैं, और जो लाइटर मेटल्स होते हैं वो सरफेस की तरफ आने लगते हैं। थर्मल कन्वेक्शंस आर रीजन्स ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस। अब थर्मल कन्वेक्शंस जो हमारा क्या है, एंडोजेनेटिक फोर्सेस का रीज़न है। डेंसिटी एडजस्टमेंट इज मेन मैकेनिज्म फॉर ऑपरेशन ऑफ थर्मल कन्वेक्शन सेल्स विच कॉजेज एंडोजेनिक फोर्सेस। ये पॉइंट ना ध्यान रखना, थर्मल कन्वेक्शन सेल्स के लिए सबसे इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म डेंसिटी एडजस्टमेंट की, वही है डेंसिटी। मतलब कि मेटल क्या है, हायर डेंसिटी वाले जो मेटल्स होते हैं वो कोर में हायर डेंसिटी, मतलब कौन से मेटल्स होते हैं, अर्थ में हमारा आयरन बहुत पाया जाता है, पता है ना। तो आयरन जो है हायर डेंसिटी क्या होता है, नीफे, निकल और आयरन, ये हमारा क्या अर्थ के कोर में प्रेजेंट होता है।
सिलिका ये हमारा अर्थ के सरफेस में जो मिट्टी होती है ना उसमें सिलिका होता है, तो मिट्टी हमारे क्या अर्थ के सरफेस में पाई जाती है। हाई डेंसिटी मटेरियल इज मूव्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, दिस हैज़ रिजल्टेड इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ NiFe एट द कोर ऑफ नीफे। लो डेंसिटी मटेरियल प्रेजेंट इन द इंटीरियर has to move towards the surface. This causes the mechanism of plume. Simply a hot material rising from interior to surface of earth. स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर, स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर की हम स्टडी कैसे करेंगे। स्टडी ऑफ अर्थ इंटीरियर इज इंपॉर्टेंट बिकॉज द कॉन्फिगरेशन ऑफ अर्थ सरफेस एंड जियोफिजिकल फिनोमिनन हैव देयर ओरिजिन इन इट। हाउ टू स्टडी डायरेक्ट एविडेंसेस और इनडायरेक्ट एविडेंसेस। अर्थ के इंटीरियर को पढ़ने के लिए दो एविडेंसेस हैं हमारे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब आप खुद तो जान नहीं सकते कि 6000 टेम्परेचर है, अब 6000 चलो कोर में है, उसके बाहर भी 5300 टेम्परेचर है। ये मतलब इतना हाई टेम्परेचर है उसमें मतलब हम सोच भी नहीं सकते ना इतने हाई टेम्परेचर में। तो ठीक है, तो अब हम कैसे पढ़ सकते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट एविडेंसेस की वजह से। अब देखो 6400 किलोमीटर मतलब सरफेस से अर्थ के अंदर की जो डिस्टेंस है 6400 किलोमीटर है जियोस्फीयर। डायरेक्ट एविडेंसेस क्या है हमारे, माइनिंग, वोल्केनिज्म, ड्रिलिंग। मतलब बाहर से जब हम माइन करते तो हमें पता चल जाता है कि सरफेस में क्या प्रेजेंट है, जैसे सिलिका प्रेजेंट है हमारा, मैग्नीशियम प्रेजेंट है, ये सब। ठीक है, have limitations as these can be supported by indirect evidences. Kola super deep bore hole in Kola Peninsula, SW Southwest Russia, deepest continental drilling up to 15 किलोमीटर। मतलब आज तक जो डीपेस्ट ड्रिलिंग करी गई है वो 15 किलोमीटर की करी गई, जबकि हमारा वो क्या है डिस्टेंस 6400 किलोमीटर। तो देख लो टेम्परेचर कितना ज़्यादा होगा, तभी तो मतलब दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, और मतलब बहुत ही सॉलिड होगा तो थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। ठीक है, अब ये हमारा वर्ल्ड का मैप है। कोला हमारा सुपर डीप बोर है, वो क्या रशिया में करा गया है। ठीक है, ये मो होल सुपर डीप बोर होल प्रोजेक्ट USA फ्लोरिडा यहाँ पे करा गया था मो होल। और ये कोला सुपर डीप होल है। अल सहाइन ऑयल ड्रिलिंग कतर, ये कतर में है। कोला रशिया में है। माइनिंग इन साउथ अफ्रीका, किम्बरले डायमंड माइनिंग, कोनिया सुपर डीप पायलट प्रोजेक्ट। तो ये सब प्रोजेक्ट्स दे रहे हैं, ये 1 2 3 4 5 टोटल प्रोजेक्ट्स हैं, ये अपना देख लेना। कोला वाला याद रखना रशिया में, और ये मो होल ये जो हमारा USA में है फ्लोरिड्स में, ये याद रखना। अब साउथ अफ्रीका का ये तो मतलब पता ही है, किम्बरले डायमंड वाला बहुत फेमस है ना। और जो मिडिल ईस्ट कंट्रीज़ हैं हमारी, तो वो हमारी फेमस ही है उसके लिए, ऑयल ड्रिलिंग के लिए। तो अल शानीन याद रखना, कोनिया सुपर डीप याद रहे तो मतलब ये भी याद कर लेना, अच्छा रहेगा अगर याद रहेगा। अब इनडायरेक्ट एविडेंसेस देखते हैं। बिहेवियर ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, मतलब अर्थक्वेक वेव्स हमारी कैसे बिहेव करती हैं उससे हमें पता चलेगा। जो मैग्नेटिक डाटा, मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ, मीटियोरॉइड। ठीक है, मॉडल ऑफ अर्थ्स इंटीरियर बेस्ड ऑन कॉम्पोजिशन अकॉर्डिंग टू अर्थ मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, सियाल, सीमा, नीफे। ठीक है, ये एकदम ऐसे ही दिया गया, ऐसे ही प्रेजेंट भी होते हैं। आउटर लेयर हमारे सिलिका और एल्यूमिनियम से, फिर सीमा से सिलिका और मैग्नीशियम से, फिर अंदर वाली निकल और आयरन प्रेजेंट होती है। ठीक, 1940s बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी, 1940 बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी केस में। ठीक है, अर्थ वॉज डिफ्रेंशिएटेड इनटू 3 लेयर्स, अर्थ को 3 लेयर में डिफ्रेंशिएट किया जाता है, क्रस्ट, मैंटल एंड कोर। ये जो हमारा डिफ्रेंशिएशन है, ये मतलब मेजर डिफ्रेंशिएशन नहीं सॉरी, ये जो क्लासिफिकेशन है ये मतलब मेजर क्लासिफिकेशन। अभी इसके सब क्लासिफिकेशंस भी है। तो ये वाला ये हमारा क्रस्ट है, फिर हमारा ये मैंटल है, फिर ये हमारा कोर है। पहले इतना तो याद रखो, बेस्ड ऑन स्टेट ऑफ मैटर। अब स्टेट ऑफ मैटर के बेसिस में भी क्लासिफिकेशन है। सॉलिड हमारा इनर कोर है, यहाँ से याद करते हैं, बहुत आसान है, इसको देखना बताती हूँ किसी को दिक्कत। सॉलिड आउटर लेयर लिथोस्फीयर, ये हमारी क्या है, ये आउटर लेयर लिथोस्फीयर है, सॉलिड है। ठीक है, फिर एस्थेनोस्फीयर है, ये क्या होती है, सेमी सॉलिड होती है। ठीक है, अपर पार्ट ऑफ मेंटल। फिर देखो सॉलिड, सेमी सॉलिड, अब फिर इसे लोअर मेंटल हमारा क्या होगा, सॉलिड आ जाएगा, फिर लिक्विड आ जाएगा, और फिर अंदर वाला पता ही है कि सॉलिड होता है इनर कोर हमारा। ठीक है, तो ऐसे याद रखना कि सॉलिड, सेमी सॉलिड,
फिर सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर हमारा क्या है सॉलिड। तो ऐसे मतलब मेजर मेजर रखना, सॉलिड लिक्विड सॉलिड लिक्विड सॉलिड, तो ऑल्टरनेट ऐसे याद रखना, ठीक है। अब ये वाला देखो, ये है इम्पॉर्टेंट जो हमें याद रखना है। तो यहाँ से पढ़ते हैं, देखो ये हमारा क्या है, सबसे ऊपर वाला जो होता है वो हमारा क्या होता है, ये जो हमारा है ये अपर क्रस्ट है, ये क्या है अपर क्रस्ट है, ये वाला पार्ट। और कॉन्टिनेंटल क्रस्ट ये है, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ तक का जो पोर्शन है वो लिथोस्फीयर है, 0 से 150 किलोमीटर लिथोस्फीयर है, और क्रस्ट हमारा शायद 100 तक ही रहता है। हाँ, एक बार रुकना। और ये मतलब क्रस्ट और लोअर, अपर क्रस्ट और लोअर क्रस्ट वो कॉन्ड्रैड डिसकंटिन्यूटी होती है, ठीक है। फिर अब ये वाला लिथोस्फीयर वाला पार्ट था कवर हो गया। लिथोस्फीयर 2 पार्ट में, अपर क्रस्ट लोअर क्रस्ट, ठीक है, ये 2 पार्ट में याद रखना। अब उसके बाद क्या है हमारा मैंटल का पोर्शन आएगा। मैंटल भी हमारा डिवाइडेड है 2 में, अपर और लोअर मैंटल, ठीक है। क्रस्ट लिथोस्फीयर और मैंटल के बीच की जो डिसकंटिन्यूटी है ये क्या है, मोहो डिसकंटिन्यूटी है, याद रखना मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। यहाँ लिख लो मोहो, यहाँ नहीं लिख सकते, नहीं यहाँ नहीं लिख सकते, मोहो डिसकंटिन्यूटी, ठीक है। अपर मैंटल थर्मल कन्वेक्शन डोमिनेटेड हियर, अपर मैंटल 40 से 700 किलोमीटर, 40 से 700 किलोमीटर, ठीक है। और अपर मैंटल, लोअर मैंटल क्या है 700 से 2900 किलोमीटर। अगर टोटल हम देखेंगे तो कितना आएगा, मतलब 700 से नहीं 150 से 2900 किलोमीटर, 150 से 2900 किलोमीटर मैंटल है, और इनके बीच की डिसकंटिन्यूटी है रेपिटेड डिसकंटिन्यूटी। फिर आउटर इनर कोर, उनके बीच की डिसकंटिन्यूटी लेहमान है। फिर मैंटल और कोर के बीच की गुटेनबर्ग है। एम जी याद रखना, जो मतलब मेजर वाली है ना, कि लिथोस्फीयर और मैंटल के बीच की डिसकंटिन्यूटी मोहो है, और मैंटल और कोर के बीच की हमारी गुटेनबर्ग है, ठीक है। फिर सब वाली याद रखना कि एक एम हो गया, मोहो और गुटेनबर्ग। फिर सब वाली कैसे याद रखेंगे, कॉन्ड्रैड एंड रेपेटी CR, एंड फिर लेहमान डिसकंटिन्यूटी CRL। MG एक मेजर वाली तो 2 ही होंगी, CRL फिर ऐसे याद रखना, ठीक है। MG क्या है, मोहो डिसकंटिन्यूटी, और G हमारी गुटेनबर्ग है। C वाली हमारी कौन सी है, कॉन्ड्रैड है, रेपेटी है, लेहमान है। फिर ऊपर से याद रखना, ऊपर से हमने करा था, ठीक है ये, ठीक। फिर क्रस्ट इज़ अ पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर, लिथोस्फीयर का पार्ट है क्रस्ट। क्रस्ट हमारा होता है 0 से 40 किलोमीटर के अराउंड हमारा होता है, ठीक है। और मैंटल फिर हमारा वही 40 से 150 किलोमीटर के अराउंड होता है। लोअर पार्ट ऑफ लिथोस्फीयर इज डोमिनेटेड बाय सीमा, दस द डेंसिटी इंक्रीजेज।